प्यारे विद्यार्थियों, आप देख रहे हैं हिंदी साहित्य का मॉडल पेपर जो जारी किया गया है बोर्ड द्वारा 2022 एग्जाम के लिए कि क्या पैटर्न रहेगा, कैसे क्वेश्चंस आएंगे। तो उसका सॉल्यूशन देखेंगे इस वीडियो में। और इसके अलावा जो भी आपके सब्जेक्ट सॉल्व कर दिए हैं मैंने कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ, जैसे कि ये वीडियो देख रहे हैं, तो आपको उस सॉल्यूशन को देखने के लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 12th क्लास की प्लेलिस्ट बनाई गई है, उसको आप देखेंगे तो आपको सब कुछ मिल जाएगा। अगर फिर भी आपको नहीं मिलता है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, जस्ट कॉमेंट में कमेंट कर देना है, आपको आंसर्स की जो लिंक है वो दे दी जाएगी। तो यहाँ पर जो पहले खंड है अ से पार्ट स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर अपठित गद्यांश को पढ़ करके दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। यहाँ पर सतसई शब्द संस्कृति के सप्तशती शब्द का अपभ्रंश रूप है। तो ये वाला जो है पैसेज, इस तरह से पैसेज आया हुआ है और इसकी पीडीएफ फाइल आपको कई वीडियो में, जितने भी अर्धवार्षिक पेपर के मैंने वीडियो सॉल्व करवाए हैं उनमें आपको पीडीएफ फाइल मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है मैंने। और इसके आंसर की पीडीएफ फाइल भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा। इस वीडियो को कंप्लीट देखना ताकि आपको पूरा का पूरा आंसर जो है पीडीएफ के रूप में प्राप्त हो सके। और इसमें पासवर्ड बताऊंगा, जिसको 3 स्टेप में बताऊंगा, 3 बार पासवर्ड बताऊंगा और उस पासवर्ड को नोट कर लेना, उसके बाद ही पीडीएफ आपका खुलेगा। तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है आपने देख लिया होगा। आपके पास अगर पीडीएफ नहीं है तो पीडीएफ आपको मिल जाएगा, साथ में ये पीडीएफ पूरी मिल जाएगी, आपको डाउनलोड कर लेना। लेकिन पासवर्ड इसी वीडियो के ड्यूरेशन में बताऊंगा, तो आराम से शांति से देख लें। पहला जो है इसमें क्वेश्चन पूछा गया, उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक क्या होगा। तो इसमें है सतसई परंपरा के बारे में बताया गया है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है सतसई शब्द है, तो ये कैसा है, तो अपभ्रंश शब्द है, हमने पहले पैसेज की पहली लाइन में ही हमने पढ़ा था। तीसरा जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया, निम्न में से किस ग्रंथ की भाषा संस्कृत नहीं है। तो बिहारी सतसई की भाषा जो है संस्कृत नहीं है। 4 नंबर क्वेश्चन है, गाथा सप्तशती के रचयिता कौन है। तो कवि हाल है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 5वां क्वेश्चन है, हिंदी में श्रृंगार रस प्रधान सतसई का श्री गणेश किया, किसने किया। तो बिहारी ने किया, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें आपका 6 नंबर क्वेश्चन है, बिहारी सतसई में निम्न विषय का समावेश है। तो किसका समावेश है, तो नीति का भी है, भक्ति का भी है और श्रृंगार का भी है। तो उपयुक्त सभी, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे आपको काव्यांश दिया गया, यानी कविता के रूप में दी गई है पंक्तियाँ। इन पंक्तियों को पढ़ने के बाद में आपको देने हैं प्रश्नों के उत्तर, जो यहाँ पे पूछे जाएंगे इस पंक्तियों के विभाग पे। तो पहला प्रश्न की बात करते हैं। यहाँ पे जो पहला प्रश्न है ये दिया गया है, भगवान श्री कृष्ण पांडवों का संदेश लेकर कहाँ गए थे। तो वो गए थे हस्तिनापुर। उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन है, 80 शब्द का अर्थ होता है तलवार। उसके बाद तीसरा प्रश्न है, कृष्ण ने युद्ध टालने हेतु कितने गांव मांगे थे। तो 5 गांव उन्होंने मांगे थे। उसके बाद में दुर्योधन के लिए असाध्य कार्य क्या था। तो कृष्ण को बांधना जो है उनके लिए नामुमकिन था। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो यहाँ पर उल्टे हरि को बांधने चला, यहाँ हरि शब्द है तो हरि शब्द जो है कृष्ण के लिए उपयुक्त हुआ है। उसके बाद में आपका नेक्स्ट जो छठा क्वेश्चन है, जब नाश मनुज पर छाता है पहले विवेके मर जाता है। तो यहाँ पे विवेक मर जाता है, यानी कि विनाश काले विपरीत बुद्धि हो जाती है, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे आपको पूछा गया कि इस लोकोक्ति का जो है अर्थ क्या है। इसके बाद आते हैं हम रिक्त स्थानों की पूर्ति की तरफ। और आप भी अपना कोई भी क्वेश्चन पेपर जो बोर्ड द्वारा लिया जाता है उसको आप भेजना चाहें तो 8469022568 पर भेज सकते हैं और आपको जो है उसका फुल सोल्यूशन मिलेगा, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आपके अर्धवार्षिक पेपर मैंने ज़्यादातर सॉल्व करवा दिए हैं। अगर आप भी अपने जिले का पेपर भेजना चाहते हैं तो इसी नंबर पर आप भेज सकते हैं, जिला जरूर लिख दीजिएगा। ये वाला नंबर केवल आप पेपर भेजने के लिए यूज़ करें। इस पर आप कोई भी कमेंट या कोई भी मैसेज करेंगे तो उसका रिप्लाई आपको नहीं मिलेगा। आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन में जो फिलअप्स हैं। इसमें आपसे पूछा गया है, ओज गुण में खाली स्थान वर्ण की प्रधानता होती है। तो कठोर संयुक्ताक्षर की कठोर संयुक्ताक्षर वर्ण की प्रधानता होती है। दूसरा जो क्वेश्चन है, केशव दास ने कवि प्रिया में खालिस्तान दोषों का विवेचन किया है। तो 18 दोषों का विवेचन किया है। यही आपका पहला पासवर्ड है, ये भी ध्यान रखना है। आपका पहला पासवर्ड बता दिया मैंने 18, नोट कर लीजिए, ये आपका पहला पासवर्ड है। इसके बाद में 3 बार और 2 बार और पासवर्ड बताऊंगा। 18 के बाद क्या डालना है वो बता दूंगा आगे चल के। यहाँ पर जो दूसरा क्वेश्चन है इसमें पूछा गया तीसरे में, दोहा छंद में प्रथम व तृतीय चरण में खालिस्तान मात्राएं होती हैं। तो इसमें 13 मात्राएं होती हैं। दूसरे व चौथे चरण में 11 मात्राएं होती हैं। उसके बाद में सरोठा दोहे का खालिस्तान होता है तो उल्टा होता है। और अनुप्रास अलंकार में किसी वर्ण की आवृत्ति जो है बार बार होती है, ठीक है, किसी वर्ण की आवृत्ति होती है। और उसके बाद में नेक्स्ट जो होता है इसमें आपका पूछा गया है, उपमा अलंकार के खाली स्थान अंग होते हैं। तो इसके अंग 4 होते हैं। तो यहाँ तक हमने कर लिए फिलअप्स। अब आके आते हैं बड़े प्रश्नों की तरफ जो आपके एक एक नंबर के आसपास के होंगे। तो जो जो आंसर्स बनेंगे हम उसको देंगे। तो यहाँ पहला क्वेश्चन है, अनुप्रास अलंकार से युक्त कोई एक मौलिक उदाहरण आपको बताना है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कोई भी एक मौलिक उदाहरण जो अनुप्रास अभी हमने बात करी उसमें बार बार शब्दों की आवृत्ति होती है। तो यहाँ पे तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए, तो इसमें त का आवर्ती है, आप देख सकते हैं। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन है, यमक अलंकार की परिभाषा लिखनी है। तो यमक अलंकार का अर्थ होता है दो, जब एक ही शब्द ज़्यादा बार हो पर हर बार अर्थ अलग अलग आए, वहाँ पर यमक अलंकार होता है, ठीक है। उदाहरण के लिए, कनक कनकते, सुगनी मादकता, अधिकाय या ख्वाय बैरात नर या पाए बैराय, ठीक।
ठीक है, इस तरह से है। तो कनक कनक यहाँ पे दो वर्ड एक साथ यूज़ हुआ है, तो दोनों का अर्थ जो है अलग अलग आएगा इसमें। और यहाँ पर जो है आपका एक चीज़ यहाँ पे मिस्टेक है, जो यमक शब्द का अर्थ होता है, यहाँ पर बस ये दो गलती से मिस्टेक से लग गया है। जब एक ही शब्द ज़्यादा बार या दो बार प्रयोग पर आता हो पर अलग अलग अर्थ बताता हो, यमक अलंकार कहलाता है। सीधी सी बात, इस तरह से आप समझ सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, मीडिया की भाषा में बिट का क्या तात्पर्य है? तो संवाददाताओं के बीच काम का विभाजन आमतौर पर उनकी दिलचस्पी और ज्ञान को ध्यान में रखकर किया जाता है। मीडिया की इसी भाषा में इससे ही बिट कहा जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया आपसे 4 नंबर में, सामान्य लेखन का कौन सा सर्वमान्य नियम विशेष लेखन पर भी लागू होता है? तो वो है सरल और समझ में आने वाली भाषा का प्रयोग सभी में लागू होता है। इसके बाद 5वां जो क्वेश्चन इसमें पूछा गया, विशेष लेखन के विभिन्न क्षेत्रों में से किन्हीं 4 क्षेत्रों के नाम आपको बताना है। तो एक अर्थ है, एक व्यापार है, एक खेल है और एक मनोरंजन है, जिसमें विज्ञान, प्रौद्योगिकी, कृषि, विदेश, पर्यावरण, रक्षा, कानून और स्वास्थ्य आदि आ सकते हैं। आप एग्जाम्पल भी इस तरह से दे सकते हैं। उसके बाद में आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, रामचंद्र शुक्ल जी के पिताजी को किसके नाटक अति प्रिय थे? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटक उनको प्रिय थे। उसके बाद आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन इसमें पूछा गया, धर्म के कितने लक्षण बताए गए हैं? इसमें आपको सुमेरिनी के मन के अध्याय के आधार पर बताना है। तो उन्होंने 10 लक्षण बताए हैं और यही आपका दूसरा पासवर्ड है 10। ठीक है, अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देवसेना गीत के कवि का क्या नाम है? तो जयशंकर प्रसाद जो हैं उनका नाम है। सरोज स्मृति कविता किस पर केंद्रित है? तो निराला की देवगंत पुत्री पर। उसके बाद में 10वां क्वेश्चन है, कविता किस परंपरा के रूप में जन्मी है? तो ये जन्मी है वाचिक रूप में। ठीक है, अब आते हैं तीसरे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें पूछा गया, एक नाटक में मुख्यतः कितने अंग होते हैं? तो इसमें 3 अंग होते हैं। और इसके बाद में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहानी का केंद्रीय बिंदु क्या होता है? तो वो कथानक जो है वो केंद्रीय बिंदु होता है। उसके बाद आते हैं खंड ब में। खंड ब में इस तरह से प्रश्न आएंगे, तो 4 से लेकर 15 तक खंड ब में इसी तरह से प्रश्न आएंगे, ध्यान रखना है आपको। समाचार लेखन और फीचर लेखन शैली को संक्षेप में लिखिए। और आपको बता दूं, जो आपके अर्धवार्षिक पेपर जितने भी मैं सॉल्व करवा रहा हूं और जितने सॉल्व करवा चुका हूं, तो उन पेपर्स को ज़रूर पढ़ना। आपका 90+ स्कोर जाना है आपको, तो आसानी से आप जा सकते हैं, क्योंकि 2020 में जब एग्ज़ाम हुए थे तो मैंने बच्चों को बहुत सारी चीज़ें बताई थी और उन्होंने फॉलो किया था। काफ़ी बच्चों ने पर्सनली मुझे कमेंट किया, पर्सनली उन्होंने फ़ोन किया। कमेंट से ज़्यादा तो लोगों ने फ़ोन करके थैंक्स बोला, क्योंकि उनके पेपर की एग्ज़ाम की तैयारी मैंने बेस्ट से बेस्ट करवा दी थी, विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट ऑफ मनी, फ्री। तो यहाँ पर है चौथा क्वेश्चन, समाचार लेखन और फीचर लेखन शैली को संक्षेप में लिखिए। तो यहाँ पर है आपका, समाचार लेखन की उल्टा पिरामिड शैली के तहत लिखे गए समाचारों के सुविधा की दृष्टि से मुख्यतः 3 हिस्सों में विभाजित किया जाता है। मुखड़ा या इंट्रो या लीड बोलते हैं, बॉडी या निष्कर्ष या समापन। ठीक है, तो फीचर लेखन समीक्षा शैली के निकट है, या यूं कहें कि फीचर लेखन और समीक्षा शैली एक दूसरे के पर्याय हैं, यानी कि एक दूसरे के वो होते हैं पर्यायवाची, जैसे आंख, नयन, लोच, चक्षु बोलते हैं, इस तरह से। 5वां क्वेश्चन है, पत्रकार कितने प्रकार के होते हैं? संक्षेप में आपको लिखना है। तो पत्रकार 3 तरह के होते हैं, एक पूर्णकालिक, एक अंशकालिक और एक फ्रीलांसर यानी स्वतंत्र। इसके बाद में आते हैं 6 नंबर क्वेश्चन पे। 6 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया आपसे, पसोवा नामक स्थान की विशेषताएं संक्षेप में आपको लिखनी है। तो पसोवा में जैन धर्म के तीर्थ स्थल विद्यमान थे। उनकी प्रसिद्धि में इन तीर्थ स्थलों का मुख्य हाथ था। यहाँ हर वर्ष जैन समुदाय का एक बहुत बड़ा मेला लगता था। जैन श्रद्धालु हजारों की संख्या में यहाँ आते थे। प्राचीन समय से ही इस मेले का महत्व रहा है। इसके अतिरिक्त यहाँ एक पहाड़ी थी जिसमें बुद्ध देव द्वारा रोज व्यायाम किया जाता था। उस पहाड़ी में एक नाग भी रहा करता था। यह भी कहा जाता है कि सम्राट अशोक ने अपने समीप ही एक स्तूप बनवाया था जिसमें बुद्ध देव के नख और बाल रखे गए हैं। यह सोचकर लेखक ने वहां जाने का निर्णय लिया ताकि उसे पुरातत्व से संबंधित वस्तु तथा जैसी मूर्ति, सिक्के आदि सामग्री मिल जाएं। उसकी इस लालसा ने उसे पसोवा जाने के लिए विवश कर दिया। ठीक है, ये तो हमने एक एक्स्ट्रा चीज़ जोड़ी है, बाकी ये विशेषताएं हमने बता दी आपको। इसके बाद में 7वां जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया आपसे, मैंने देखा एक बूंद कविता में कवि अगे के द्वारा किसके महत्व की प्रतिष्ठा की गई है? तो इसमें जो है प्रतिष्ठा की गई है व्यक्तिगत सत्ता यानी मानव जीवन के महत्व की। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें पूछा गया आपसे, केशव दास अथवा विद्यापति में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय आपको देना है। तो केशव दास का हमने दिया, आप चाहें तो विद्यापति का भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे साहित्यिक परिचय में है भाव पक्ष, पहले हम डिस्कस कर लेते हैं, जिसमें आपका भाव पक्ष में हो जाएगा। केशवदास की रचनाओं में उनके 3 रूप मिलते हैं, आचार्य, महाकवि और इतिहासकार। आचार्य होने के कारण वह संस्कृति की शास्त्रीय पद्धति को हिंदी में लाने के लिए प्रयासरत थे।
उन्होंने हिंदी ग्रंथों की रचना की। केशव ने राम कथा को लेकर काव्य रचना की। केशव के काव्य में नाटकीयता तथा उनकी संवाद योजना अत्यंत सशक्त और प्रभावशाली है। उनके काव्य में सरलता और भावुकता ना होकर क्लिष्टता है। ठीक है, तो ये है आपका 8 नंबर का आंसर। आगे बढ़ते हैं 9 नंबर क्वेश्चन पे। 9 नंबर क्वेश्चन पूछा गया आपसे, बड़ी हवेली की बड़ी बहुरिया ने हरगोविंद को क्यों बुलाया, संक्षेप में बताना है। तो बड़ी बहू की, जो हवेली की बड़ी बहुरिया थी, उसने पति की अकाल मृत्यु हो गई थी, और उसके पति की मृत्यु अकाल हो गई थी तथा शेष तीनों देवर अब शहर में रहने लगे थे। बड़ी बहू की आर्थिक स्थिति इतनी कमज़ोर हो गई थी कि अब उसे खाने पीने तक का ठिकाना न था। बेचारी बथुआ साग खाकर गुजारा करती थी। उसने हरिगोविंद समदिया को अपनी माँ के घर संवाद पहुँचाने के लिए बुलाया था। उसने कहलवाया था कि वह अकेली है तथा बड़ी गरीबी में गांव में रहकर गुजारा कर रही है, परंतु अब और अधिक समय तक वह ऐसा नहीं कर सकती। 10वां क्वेश्चन है, श्री राम के अश्वों की किस से तुलना की गई है और क्यों, संक्षेप में बताना है। तो अश्वों की जो तुलना है वो कमल से की गई है। जैसे सर्दी में पाला पड़ने से कमल दिनों दिन मुरझाता है, यहाँ पे कमाल लिख दिया, मात्रा की मिस्टेक है, आप थोड़ा देख लेना। ठीक है, उसी प्रकार श्री राम के घोड़े उनके वियोग में दिनों दिन दुर्बल होते जा रहे हैं। इसके बाद में 11 नंबर जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया आपसे, ममता कालिया अथवा निर्मल वर्मा में से किसी एक का साहित्यिक परिचय आपको देना है। तो निर्मल वर्मा का दे देते हैं। तो यहाँ पे साहित्यिक परिचय में लिख देंगे, हिंदी के कथा साहित्य के क्षेत्र में वर्मा जी का महत्वपूर्ण योगदान है। वे नई कहानी आंदोलन के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर माने जाते हैं। भाषा जो है इनकी अगर बात करें तो इसको अलग से लाइन एंटर आप मतलब नीचे के पैराग्राफ में लिख देना। भाषा जो है, निर्मल वर्मा की भाषा सशक्त, प्रभावपूर्ण और कसावट से युक्त है। उनकी भाषा में उर्दू और अंग्रेजी भाषाओं के शब्द को स्थान मिला है। उन्होंने मिश्र और संयुक्त वाक्यों को प्रधानता दी है। शब्द चयन, अब उनकी शब्द की बात करते हैं तो शब्द चयन स्वाभाविक है और शैली, वर्मा जी ने वर्णनात्मक तथा विवरणात्मक शैली को अपनी रचनाओं में अपनाया है। अपने निबंधों में विवेचनात्मक शैली को भी स्थान दिया है। कहानियों तथा उपन्यासों में संवाद शैली और मनोविश्लेषण शैली, व्यंग्य शैली आदि को भी लेखन में यथास्थान अपनाया है। ठीक है, इस तरह से है। इसके बाद में इनकी कृतियां जो है आप बता सकते हैं, कहानी संग्रह, उसके बाद में उपन्यास और यात्रा स्मरण, इन तीनों चीज़ों को हमने दे दिया यहाँ पे, आप इन तीनों चीज़ों को दे सकते हैं। इसके बाद आते हैं हम 12 नंबर क्वेश्चन पे। 12 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया आपसे, किस घटना के कारण सूरदास की बदनामी होती है। सूरदास की झोपड़ी अध्याय के आधार पे आपको बताना है। तो भैरव अच्छा आदमी नहीं था, वह अपनी पत्नी सुभागी को मारता पीटता था। एक बार सुभागी उसकी पिटाई से बचने के लिए सूरदास की झोपड़ी में आके छिप गई। भैरव ने उसे मारने के लिए सूरदास की झोपड़ी में घुस गया, परंतु सूरदास ने उसे बचा लिया। इस घटना के कारण सूरदास की बदनामी हो गई। 13 नंबर क्वेश्चन जो है इसमें पूछा गया है, रूप ने भूप दादा को धक्का क्यों दिया, और उसके बाद में आरोहण अध्याय के आधार पे आपको बताना है। तो यहाँ पर रूप वर्षों पहले अपने घर से देवकुंड भाग गया था। भूप दादा उसे खोजते हुए आए थे और उसे पकड़ लिया। वह फिर से न भाग जाए यह सोचकर दादा ने उसकी कलाई कसकर पकड़ी थी। वे गांव लौट रहे थे। पहाड़ी रास्ते पर चलते समय उनसे छुटकारा पाने के रूप में रूप ने उसको धक्का दे दिया। वे संभल न सके और फिसल गए। हाथ पकड़ा होने के कारण रूप भी उनके साथ खिंच गया। वे ढलान पर लुढ़कने लगे। रास्ते में खड़े एक पेड़ की तरफ रूप तथा दूसरी तरफ दादा लटके हुए थे। दादा बहुत मजबूत इंसान थे। उन्होंने जैसे तैसे रूप को सांचा और ऊपर ले आए, यानी सांचा यानी संभाला और ऊपर ले आए और उनका हाथ छोड़ दिया। भूप ने यह कहानी अपनी यह उस ऊपर आकर बैठ इस घटना के रूप में यहाँ पर थोड़ा सा ये मिस्टेक है, आगे पीछे हो जाते हैं वर्ड्स, थोड़ा सा देख लेना, ये लाइन थोड़ी सी यहाँ पे गड़बड़ है, इसको मैच कर लेना। भूप ने इस घटना से रूप को पता चलता है, मतलब भूप की इस घटना से रूप को पता चलता है कि भूप दादा उसे बहुत चाहते थे। वे समझ रहे थे कि वह अपनी गलती से फिसल गए, यहाँ पे फिल गए ना, तो यहाँ फिसल गए। ठीक है, उनके कारण रूप को तकलीफ हुई। उन्होंने उनके बदन को परखा, पत्ते निचोड़कर उनकी और अपनी चारों ओर लगाए। इस घटना से रूप को भूप दादा के स्नेह, कोमलता तथा भ्रातृत्व भाव का परिचय मिला। उसको यह भी पता चला कि भूप दादा यद्यपि शरीर से अत्यंत शक्तिशाली थे किंतु उनका मन अत्यंत कोमल था। तो यहाँ पे एक दो जो मिस्टेक है वो मैंने बता दिया आपको, थोड़ा सा देख लेना। अगर आपने को समझ में नहीं आया तो एक बार बैक जाइए और फिर दोबारा से सुन लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 14 पे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 जो है इसमें है, हाथीपाला का नाम हाथीपाला क्यों पड़ा, और अपना जो है आपको ये सभ्यता के अध्याय के बारे में देना है। ठीक है, सॉरी, अध्याय के आधार पर देना है अपना, मालवा खाऊ जड़ाऊ सभ्यता। ठीक है, तो उसके आधार पे तो यहाँ पे हाथीपाला नाम इसलिए है
कि कभी यहाँ की नदी को पार करने के लिए हाथी पर बैठना पड़ता था। चंद्रभागा पुल के नीचे उतना पानी भरा रहता था जितना महाराष्ट्र की चंद्रभागा नदी में है ना। और इंदौर के बीच से निकलने और मिलने वाली ये नदियाँ कभी उसे हरा भरा और गुलजार रखती थी। आज वे सड़े नालों में बदल दी गई हैं। और शिप्रा, चंबल, गंभीर, पार्वती और काली सिंध, चोरल सबके यही हाल हो रहे हैं, यानी कि जितनी भी नदियां हैं उनके यही हाल हो रहे हैं। ये सादी नारा नदियां अब मालवा के गालों के आंसू भी नहीं बहा सकती और चौमासे में चलती हैं। बाकी के महीनों में बस्तियों के नालों का पानी होती हैं। नदियों ने सभ्यता को जन्म दिया। हमारी आज की सभ्यता इन नदियों को अपने गंदे पानी के नाले बना रही है। मतलब हमारी आज की सभ्यता जो है सारी जो नदियां हैं उनको ख़राब कर रही है, ये इसमें बताया गया है। थोड़ा सा आगे पीछे एक दो वर्ड हो उनको आप मैच कर लेना। इसके बाद में 15 नंबर से क्वेश्चन है, सूरदास के रुपए किसने और क्यों लिए थे, ये आपको बताना है। तो सूरदास के रुपए भैरव ने लिए थे क्योंकि उस सूरदास के प्रति ईर्ष्या इतनी बढ़ गई थी कि उसने सूरदास की अनुपस्थिति में उसकी झोपड़ी में घुसकर बचा कर रखे गए रुपये की पोटली चुरा ली और उसकी झोपड़ी में आग लगा दी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और ये क्यों मतलब उसने लिए थे ये भी आपको याद होगा कि मैंने अभी बताया था एक प्रश्न में कि उसकी जो पत्नी थी वो वहाँ पर छुपने के लिए भाग के आ गई थी। इसके बाद आते हैं स पार्ट में। स पार्ट में आपका 16 नंबर क्वेश्चन है जिसमें आपका पूछा गया, चार हाथ लघु कथा पूंजीवादी व्यवस्था में मजदूरों के शोषण को उजागर करती है, कैसे इस कथन का अभिप्राय कहानी के आधार पर स्पष्ट करना है। तो चार हाथ पूंजीवादी व्यवस्था में मजदूरों के शोषण को उजागर करती है। ये कैसे करती है, मिल मालिकों का लाचार मजदूरों के शोषण का कारण बनता है, जो कि मतलब मिल मालिक जो है ना वो लाचार मजदूरों का शोषण का कारण बनता है। मिल मालिक मजदूरों को मात्र एक के रूप में लेता है, ठीक है। और उसके बाद में जो उसको लाभ देंगे वह हर संभव प्रयास करता है कि उन मजदूरों का अस्तित्व समाप्त हो जाए और वह विरोध की स्थिति में ना रहे, ताकि उनके इशारे पर चलते हुए वह दुगना दाम कर सके। और उसके बाद में अधिक उत्पादन के चक्कर में वो मजदूरों के लोहे के हाथ मतलब लगता है, मतलब ऐसा लगता है कि जैसे वह मजदूरों के लोहे के हाथ लगता है जिससे सारे मजदूर मर जाते हैं। अंत में उसे समझ आता है कि यदि अधिक उत्पादन और मुनाफा चाहिए तो मजदूरी आधी कर दो और दुगने मजदूर रख लो, ठीक है। ये है चार हाथ का मतलब। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसका अथवा पाठ आप करना चाहें तो आपका अथवा पाठ है, लेखक के द्वारा शंकर भगवान की मूर्ति को गांव वालों को क्यों लौटा दिया गया, ये एक अच्छा चिट्ठा अध्याय के आधार पे आपको बताना है। या 17 नंबर क्वेश्चन है आपका, इसमें पूछा गया हिमालय किधर है, इस प्रश्न का बालक ने क्या उत्तर दिया और क्यों, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर जो है कवि स्कूल के बाहर पतंग उड़ा रहे बच्चों से हिमालय की दिशा पूछते हैं। बच्चे कवि को पतंग उड़ाते उड़ाते कहते हैं कि हिमालय की दिशा वही है जहाँ से उनकी पतंग गुजर कर जा रही है। बच्चों के जवाब सुनकर कवि यह स्वीकार करते हैं कि जीवन में पहली बार उन्हें पता चला कि हिमालय की दिशा वास्तव में किस ओर है। बच्चों से प्रश्न पूछने के पूर्व कवि को हिमालय की दिशा का पता था। कवि जानता था कि हिमालय उत्तर दिशा में स्थित है, परंतु बच्चों के जवाब ने कवि को गलत साबित कर दिया। बच्चों को केवल पतंग ही चारों ओर दिख रही थी, इसीलिए उन्होंने हिमालय की दिशा अपने पतंग की उड़ान की दिशा को बताया। अब आगे बढ़ते हैं। इसी का अथवा पाठ है, अगर आप वो नहीं करना चाहते थे तो ये कर सकते थे। एक कम कविता के आधार पर स्वतंत्रता पश्चात भारतवर्ष की स्थिति का चित्रण आपको विस्तार से करना है। 18 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया आपसे, हमारे समाज के शहर नियोजकों और इंजीनियरों तथा पुरातन नियोजकों में क्या अंतर बताया गया है, ये आपको अपने अध्याय के आधार पर बताना है। इसका अथवा पाठ में पूछा गया है, तुम खेल में रोते हो, इस कथन को सुनकर सूरदास पर क्या प्रभाव पड़ा, इसके आंसर हम देखते हैं। तो यहाँ पर अचानक घीसू द्वारा मिठुआ को यह कहते सुना कि तुम खेल में रोते हो, इस कथनों की सूरदास की मनोदशा पर चमत्कारी परिवर्तन कर दिया। इस कथनों ने सूरदास की मनोदशा पर चमत्कारी परिवर्तन कर दिया। कहीं पे भी एक आधा मा और के का में अंतर हो तो उसको आप चेक कर लेना, क्योंकि हम टाइपिंग करते समय थोड़ा सा होता रहता है, गलती से कोई भी बटन दब जाए तो आगे पीछे हो सकता है। परिवर्तन पर तो अच्छा, अब आते हैं हम। चमत्कारी परिवर्तन हुआ। दुखी और निराश सूरदास जैसे ही जी उठा, उसे एहसास हुआ कि जीवन संघर्षों का नाम है, इसमें हार जीत लगी रहती है। इंसान को चोट तथा धक्का से डरना नहीं चाहिए, बल्कि जीवन संघर्षों का डटकर सामना करना चाहिए। जो मनुष्य जीवन रूपी खेल में हार मान लेता है उसे दुख और निराश के अलावा कुछ नहीं मिलता। घिसू के वचनों ने उसे समझाया कि खेल में बच्चे की तरह रोना नहीं मानते, बच्चे भी रोना अच्छा नहीं मानते, तो इसलिए रो रहा है। तो वह इसलिए किस लिए रो रहा है, बस जैसे वह जाग उठा और राख के बीच रोता बिखलाता सूरदास उठ खड़ा हुआ। अपने दुख पर प्राप्त विजय गर्व की तरंग ने जैसे
उसमें प्राण डाल दिए और वह राख के ढेर को प्रसन्नता से दोनों हाथों से उड़ाने लगा। यह ऐसे मनुष्य की मनोदशा है जिसने हार का मुंह तो देखा परंतु हारा नहीं बल्कि अपनी हार को भी जीत में बदल दिया। ये जो लास्ट की लाइनें हैं जो यही बताती है। इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट द पार्ट में। द पार्ट में आपका 19 नंबर जो क्वेश्चन है इसकी बात करते हैं। तो यहाँ पर निम्नलिखित पठित काव्यांशों में से किसी एक की सप्रसंग व्याख्या आपको करनी है। तो सप्रसंग व्याख्या आप देख सकते हैं, ये वाला 19 नंबर का क्वेश्चन है और इसकी सप्रसंग व्याख्या जो यहाँ पे कर दी गई है। सबसे पहले भावार्थ है। इस कविता में कवि बनारस की आत्मनिर्भरता, दृढ़ता व सहयोगी भावना को प्रदर्शित करता है। व्याख्या हम कर सकते हैं, केदारनाथ जी का मानना है कि बनारस में जो लोग हैं वे स्वयं के बल पर खड़े हैं, आत्मसम्मान के साथ खड़े हैं। कवि मृत व्यक्तियों को इंगित करते हुए कह रहा है जो आज नहीं है उनको भी प्रकृति, राख, प्रकाश, धुएं, सुगंध व हाथों से सहारा दिए हुए है। कवि कह रहे हैं कि युगों युगों से बनारस गंगा पर एक टांग पर खड़े साधु के समान साधनरत है तथा बिना किसी लक्षित सूर्य की आराधना करते हुए जल अर्पित कर रहा है। जिसका दूसरा पैर कहाँ है उसे स्वयं नहीं पता, अर्थात भौतिक चिंताओं से दूर सिर्फ प्रकाश की कामना में लीन है बनारस। ठीक है, तो ये है इसका भावार्थ। और आगे बढ़ते हैं इसके अथवा पाठ में। तो अथवा पाठ में ये वाला है, चाहे तो आप इसका भावार्थ भी लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 20 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया आपसे निम्नलिखित पठित पद्यांशों में आपको व्याख्या करनी है। तो इस पद्यांश धर्म के रहस्य जानने की इच्छा वाला है, इसका हमने किया है और इसका इस तरह से आप देख सकते हैं। प्रसंग सबसे पहले आपका जो दिया गया है इसमें, तो यहाँ पर कह सकते हैं प्रदत्त गद्यांश हिंदी के सुप्रसिद्ध निबंध लेखक पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा लिखित लघु निबंध जो है घड़ी के पुर्जे से अवधित है या लिया गया है। इससे उनके सुमरिनी के मन के शीर्षक के अंतर्गत संकलित किया गया है। लेखक ने इस निबंध में धर्म के रहस्यों को जानने पर धर्म उपदेशकों द्वारा लगाए गए मिथ्या प्रतिबंधों पर प्रहार किया है। उन्होंने अपनी बात को घड़ी के दृष्टांत देकर और अधिक सीख किया है। इसका व्याख्या हम कह सकते हैं, लेखक ने बताया कि धर्माचार्यों ने कहा कि प्रत्येक मनुष्य को धर्म के रहस्यों को जानने की इच्छा नहीं रखनी चाहिए। धर्म के रहस्य बेहद गूढ़ और पेचीदे हैं, इन्हें धर्माचार्यों तक सीमित रहना उचित है। इसके पीछे गुलेरी जी अप्रत्यक्ष तर्क देते हैं क्योंकि वे अपने आप को धर्म का ठेकेदार मानते हैं। धर्माचार्यों का मानना है कि सामान्य लोगों के लिए इतना भर काफ़ी है कि जितना उन्हें धर्म के बारे में बताया जाए। ज़्यादा मेख निकालना उन्हें ठीक नहीं। वे चाहते हैं कि जितना वे बताएं लोग उस पर ही विश्वास कर लें। गुलेरी जी ने घड़ी का उदाहरण दिया है और घड़ी समय बताती है, धर्माचार्य धर्म के बारे में बताते हैं। घड़ी देखना आती है तब भी ठीक, अगर नहीं आती है तो भी ठीक, आप किसी से समय पूछ कर भी समय का ज्ञान ले सकते हैं। इसी तरह अगर धर्म के बारे में नहीं जानते हैं तो किसी अन्य से जानकारी ले सकते हैं। अच्छा तो यह होगा तुम घड़ी देखकर सीख लो, पर घड़ी के पीछे के कल पुर्जे को खोलना देखना तुम्हारे लिए ठीक नहीं। यह तुम्हारे वंश का नहीं कि तुम फिर कल पुर्जों को पहले जैसे ठीक स्थान पर फिट कर दो। वंश यहाँ पे लिखा है तो वश है, ये यहाँ पे ऊपर बिंदु नहीं है ना, यहाँ पे वो लाइन की वजह से वंश लग रहा था। वश तुम्हारे वश का नहीं कि तुम घड़ी के पुर्जों को फिर से ठीक कर दो। यह काम घड़ी साज का है, इसलिए तुम धर्म में दखल मत दो। यह काम धर्मचार्यों का है, धर्मचार्य ही धर्म को जानने के अधिकारी हैं। इस तरह से उन्होंने अपना प्रत्यक्ष जो है और उसके बाद में उनके विशेष जो हैं वो आप लिख देंगे, इससे आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। अथवा में पार्ट है ये वाला, तो चाहे तो आप इसकी व्याख्या कर सकते हैं, ये पूरा का पूरा पैसेज जो है इसकी व्याख्या कर सकते हैं। 21 नंबर जो क्वेश्चन है आपको यहाँ पे दिया गया है, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पे आपको निबंध लिखना है। तो यहाँ पर हमने जो निबंध लिखा है ये मोर कॉमन पॉइंट कोरोना काल और शिक्षा। तो यहाँ पर ये कोरोना काल के बारे में आप पढ़ सकते हैं आसानी से, बहुत अच्छी तरीके से बताया गया है कि कोविड-19 जो है ये कैसे रहेगा आपका और मतलब इसका पैराग्राफ कैसे लिखना है। तो आप आराम से एक बार पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। और जो अंतिम पासवर्ड है जो 19 है, ठीक है, तो मैंने आपको सारे पासवर्ड बता दिए, तो पासवर्ड आप ज़रूर नोट कर लें ताकि आप PDF खोल पाएँ। तो यहाँ पर आपने देख लिया इस पैसेज का इतना पार्ट। इसका आगे का पार्ट ये है क्योंकि ये 400 शब्दों का निबंध आपको लिखना है तो थोड़ा बड़ा ही लिखना है। इसके बाद में कोविड-19 का शिक्षा पे असर क्या है वो आप बता देंगे, ठीक है। इस तरह से आप 2 पैराग्राफ लिख देंगे, 2 से ज़्यादा थोड़ा सा और भी लिख सकते हैं आप। उसके बाद में उपसंहार दे करके इसको समाप्त कर देंगे। तो यहाँ पर आइए, आपका उपसंहार है और यहाँ पे समाप्त हो जाएगा। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपके सारे सब्जेक्ट के सॉल्यूशंस इसी तरह से कंप्लीट सॉल्यूशंस दे रहा हूँ। सभी विषय के सॉल्यूशंस देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपनी प्लेलिस्ट को चेक करिए, आपको सब कुछ मिल जाएगा। 12th की प्लेलिस्ट जरूर देखिएगा, उसमें इतना सब कुछ है जो आपको विदाउट बुक उठाए एग्जाम में पास करवा सकता है और अच्छे नंबर भी आप गेन कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं। अर्धवार्षिक परीक्षाओं को मैं सॉल्व करवा रहा हूँ, वो तो पेपर है ही, और आपके जो मॉडल पेपर्स बीच बीच में मैं जितने भी तैयार करते जा रहा हूँ, जो कंप्लीट हो रहे हैं उनको सॉल्व करवाते जा रहा हूँ। सारे पेपर्स आपको धीरे धीरे करके आपको मिल जाएंगे कंप्लीट सोल्यूशन के साथ में। लेकिन वीडियो को कंप्लीट देखें ताकि आपको PDF का पासवर्ड पता चल सके। PDF का पासवर्ड मैंने बता दिया वीडियो में, ध्यान रखना है आपको और नोट कर लेना है। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।